एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ऑफ रूल ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 21 को, जो कि हमारी बात करता है ऑब्जेक्शन टू द जुरिस्डिक्शन। जैसा कि अगर आपको बेसिक वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपका सूट है, कोई भी आपका डिस्प्यूट है और उसके रिगार्डिंग कोई भी आपका ऑब्जेक्शन आता है किसी भी बात को लेकर, जुरिस्डिक्शन को लेकर, कॉम्पिटेंसी को लेकर या फिर उसके डिसीजन को लेकर, रूल्स को लेकर, तो उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सेक्शन 21 में डिस्कस किए गए हैं, तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन 21 है वो हमें बताता है कि वो डिफेंडेंट पर बार लगाता है किसी भी सूट को आगे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। कब? आफ्टर द ट्रायल ऑफ द सूट। अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि सेक्शन 21 पुट्स अ बार ऑन द डिफेंडेंट to raise any kind of objection later in the appellate or the revisional stage with respect to three things को लेकर वो उसको रोक लगाता है, जो कि है प्लेस ऑफ स्विंग। सबसे पहला आता है प्लेस ऑफ स्विंग, दूसरा आता है पेक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन। फर्स्ट आ गया प्लेस ऑफ स्विंग, सेकंड आ गया पेक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन और थर्ड पॉइंट हमारा आ गया कॉम्पिटेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है, सेक्शन 21 जो हमारी बात करता है कि अगर आपका कोई सूट है, मान लीजिए मेरा सूट है, आपका कोई सूट है, आप प्लेंटिफ है, मैं डिफेंडेंट हूँ, आपने सूट डाल दिया, हमारा सूट चल पड़ा, हमारा सूट डिसाइड हो गया और बाद में मैं एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में जाकर या हायर कोर्ट में जाकर ये ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ कि सर इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी या फिर ये कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी इस केस को ट्राई करने के लिए, तो वहां पर मेरे ऊपर बार लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 21 हमें इस बात के लिए क्लियर करता है, जो कि फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्लेस ऑफ स्विंग का। ये हमें बात बताता है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ स्विंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड in all case where issue are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। क्या मतलब है इस बात से? इस बात से ये मतलब आता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन सूट डलने के बाद, सूट डिसाइड होने के बाद रेज करते हैं तो आपके ऊपर उसके ऊपर रोक लगती है, आपको स्टॉप किया जाता है वहाँ पर कि आप आगे जाके उस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। लेकिन आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, अगर आपका कॉम्पिटेंसी के ऊपर अगर आपका क्वेश्चन है तो आप नहीं रेज कर सकते। लेकिन अगर आपका इशू आता है कि भाई जस्टिस के ऊपर, आपको जस्टिस नहीं मिला, आपकी प्रॉपर बात नहीं सुनी उस कोर्ट ने, आपका सेक्शंस को, आपके जो प्ली थी उसको प्रॉपरली सुना नहीं, आपके डिफेंस को, ठीक है, या फिर आपके पॉइंट्स को सुना नहीं, या फिर जो जजमेंट दी है आपके जो बेसिक पॉइंट थे उसको मेंशन नहीं किया, तो उस पॉइंट के ऊपर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वहां आपके लिए एक्सेप्शन है, जो कि लास्ट लाइन भी क्लियर करती है, अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। जस्टिस इंपॉर्टेंट है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए। बेसिकली कोर्ट आपको जस्टिस देने के लिए बैठी है। कोर्ट का काम ये तो है नहीं कि पार्टीज आओ अपना केस करके चले जाओ, तो ये इसका कोर्ट में क्यों जाते हो आप? बेसिकली कोर्ट में जाने का आपका रीजन ये होता है कि आपको जस्टिस मिले। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। कि अगर आप मान लीजिए कि आप ये बोल देते हो कि कॉम्पिटेंसी ही नहीं थी कोर्ट की, कि आपने मोहाली में केस डाल दिया और जुरिस्डिक्शन बनती थी चंडीगढ़ की, लेकिन भाई मोहाली कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? तो उस पॉइंट पे भी आप अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको जस्टिस तो मिला है उस पार्टी को। बेशक आपकी कोर्ट ने सुन लिया, मेरी कोर्ट ने सुन लिया, या XYZ की कोर्ट ने सुन लिया, सुन तो लिया, उसको डिस्प्यूट को सुना, अथॉरिटीज के ऊपर सुना, प्रॉपर सेक्शंस लगे, प्रॉपर गवाहियां हुई है, उसके ऊपर प्रॉपर केस चला है, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते आप। लेकिन यहाँ पे भी वही बात आती है, अनलेस देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर जस्टिस का फेलियर है तो बिल्कुल आप आगे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आपका फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है पार्टी के साथ, तो फिर आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास एक थर्ड पॉइंट आता है, जो कि हमारी बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ये भी हमारी वही बात करता है कि अगर जस्टिस का फेलियर नहीं हुआ है, वही बात मैं रिपीट करूंगा दोबारा से, कि अगर जस्टिस का फेलियर नहीं हुआ है तो आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अगेंस्ट भी आप अपना आगे जाके ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकते। तो फिर मैं आपसे फर्दर इसमें कुछ बात बताना चाहूँगा कि एक बात नोट कीजिएगा आप, कि एक जो सूट होता है कोर्ट में, जो केस जाता है,
वो लॉ हमारा ये बोल क्यों रहा है कि भाई आप रेज नहीं कर सकते, कि जो आपका ऑब्जेक्शन है डिफेंडेंट के ऊपर वो आप रेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा लॉ है, कंप्लीट लॉ है, वो प्लेंटिफ के बेस पे ही बना हुआ है कि जो प्लेंटिफ ने एक बार बोल दिया, जिसने सूट डाला है, उसके लिए लॉ है। वो तो आप डिफेंडेंट हो, फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अलग से लॉ पढ़ें कंप्लीटली, उसके अंदर से पॉइंट्स निकालें जो प्लेंट डाली है, फिर आप डिफेंस दें। तो अगर आपको मैं एक लाइन पढ़ के बताऊं तो वो ये है, द इंस्टीट्यूट ऑफ अ सूट इज ऑलवेज प्रेरोगेटिव, ही इज ऑलवेज डोमिनस, हेंस द एंटायर लॉ इज रिटन इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ प्लेंटिफ। तो जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने आपको इंग्लिश में भी पढ़कर बता दी है कि हमारा जो लॉ है वो कम्प्लीटली प्लेंटिफ के बेस पे। आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक अथॉरिटी है, लैंडमार्क जजमेंट है, नोट कीजिएगा, स्नेहलता वर्सेस पुष्पलता की, स्नेहलता वर्सेस पुष्पलता, जिसमें कि हमारे पास बार आते हैं कि किस किस पॉइंट को लेकर आप बार लगा सकते हैं, बार लगते हैं, जो कि है प्लेस ऑफ स्विंग, पेक्यूनरी और कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। इन 3 पॉइंट्स को लेकर हमारे बार रखते हैं सेक्शन 21 में, जो कि हमारे बताता है कि एनी ऑब्जेक्शन टू अबव दिस 3 बार्स, जो कि है प्लेस ऑफ स्विंग, पेक्यूनरी और कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, मस्ट बी टेकन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लेना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में ही आपको लेना पड़ेगा। जब आपने सूट डाला है कोई भी, तो मान लीजिए प्लेंटिफ ने सूट डाल दिया और आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो आपको उसी टाइम पे ही बताना पड़ेगा कोर्ट को कि सर इस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं है या इस पार्टी की कॉम्पिटेंसी नहीं है, जो भी आपका पॉइंट है, बार जो आपने लगवाने हैं वो एट द टाइम ऑफ द ट्रायल ऑफ द सूट ही आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इशू और बिफोर द इश्यूज वर फ्रेम को बताया ये पॉइंट। तो इससे भी आपको क्लियर होता है कि या तो जो आपका इश्यूज हैं फ्रेम हो रहे हैं उस टाइम पर आप बोल सकते हो, या फिर इश्यूज फ्रेम होने से पहले आप बोल सकते हो। उसके बाद भी आपके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस लग जाती हैं, जो कि आपको आगे फर्दर लीगल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देती हैं। और एक पॉइंट और आता है हमारे पास कि आपने अगर मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दी और आप कोर्ट में चले जाते हो, आप बोलते हो कि योर लॉर्डशिप की आपकी जो ये कॉम्पिटेंसी है वो है नहीं, या किसी भी टाइप का बार है इसके ऊपर, प्लेस ऑफ स्विंग को लेकर, कॉम्पिटेंसी को लेकर, या कोई और बार है, तो कोर्ट आपको अगर कंसिडर करती है, कोर्ट को करेक्ट लगता है आपके उस पॉइंट का, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये था हमारा आपका सेकंड पॉइंट। बाद हमारे पास इसी में ही एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आपने ट्रायल कोर्ट में रेज नहीं करा है, तो डिफेंडर वेवर ऑफ होता है उसको आगे अपेलेंट या रिविजनल कोर्ट में उठाने के लिए, उसको रेज करने के लिए। तो ये बोलता है इफ नो ऑब्जेक्शन इज टेकन इन द ट्रायल कोर्ट देन डिफेंडेंट कांट रेज इशू इन अपील और रिविजनल कोर्ट इट अमाउंट टू द फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। हमारे पास उसके ऊपर एक अथॉरिटी आती है जो कि है पीएनबी वर्सेस मिलन सेल्स कॉर्पोरेशन। पीएनबी वर्सेस मिलन सेल्स कॉर्पोरेशन, ये हमारे पास राजस्थान हाई कोर्ट की है। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हेल्ड हुआ, इफ ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द ट्रायल कोर्ट बट वाज नॉट डिसाइडेड देन इट इज नॉट अ बार टू द सेक्शन 21। तो वहां बार नहीं है सेक्शन 21 पे। तो फिर हमारे पास उसके बाद उसके अंदर एक और पॉइंट आता है उसी अथॉरिटी के अंदर कि द ऑब्जेक्शन मे बी टेकन अप if there is a consequently failure of justice, that means it must have resulted prejudice to the nature of justice। कि अगर आपने जो ऑब्जेक्शन है वो बाद में रेज किया है, तो वो कॉन्सिक्वेंटली फेलियर ऑफ जस्टिस, आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं लेकिन आपकी कोर्ट सुन नहीं रहा, तो कॉन्सिक्वेंटली फेलियर ऑफ जस्टिस है वहां पे। तो उसके बाद एक लीगल टर्म आते हैं, प्रोसीजर इज नॉट बियॉन्ड द जस्टिस। जो हमारा लीगल प्रोसीजर है वो जस्टिस के बियॉन्ड नहीं है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, प्रोसीजर चाहे जो भी हो। जैसे कि अगर आपने सुना भी हो कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर वो कोर्ट को क्यों दी गई हैं, वो इसीलिए दी गई हैं कि आपको जस्टिस प्रोवाइड हो सके। तो जहां पर लॉ साइलेंट होता है वहां पर कोर्ट की अपनी पावर होती है कि वो वहां पर अपने जो अथॉरिटी है, अपनी जो पावर है, उसको यूज कर पार्टीज को सुन के जो जस्टिस है वो दिया जाए। तो सो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 21 पे। जो 21A है वो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जो डिटेल्स हैं वो यही है कि आपका अगर पहले सूट फाइल है तो उसके ऊपर दोबारा सुनवाई नहीं होगी, आप सेक्शन पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, फिर उसके बाद सेक्शन 21A पढ़िएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये जो हमारा सेक्शन 21 है वो समझ आया होगा। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच।